Afternoon everyone, this is डॉक्टर अंजलि राज। हमने अपने पिछले ऑडियो में बुद्धि की संप्रत्यय को समझने की कोशिश की तथा उनको किस प्रकार से विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है और उन वर्गीकरण के आधार पर किस तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं ये जानने का प्रयास किया। आज हम बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकारों को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं मूर्त बुद्धि। सेकेंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। एंड द लास्ट वन इज सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अगर हम मूर्त बुद्धि की कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात करें तो इसे मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है और इसके अंदर व्यक्ति किसी भी ठोस वस्तु के महत्व को समझने की कोशिश करता है, कॉन्क्रीट मटेरियल को समझने की कोशिश करता है और उसे मैनिपुलेट करके उसमें बदलाव करके उसे अपने उपयोगी बनाने के लिए यूज़ करता है। यानी कि ये इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होगी कि वो किसी भी ठोस पदार्थ को अपने उपयोग के लायक बना सकता है। सेकेंड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे हम अमूर्त बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जिसमें कि शब्दों, संख्याओं, सूत्र, आरेख और अक्षरों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता दिखाई जाती है। यानी कि ये एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वो शैक्षिक उपलब्धि अच्छी पाते हैं, साथ के साथ वो सफल कलाकार बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, कहानीकार आदि बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने विचार, अपने कल्पना और अपने मानसिक प्रतिमान जो होते हैं, उनकी मेंटल इमेजेस जो होती है, उसी को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द लास्ट वन इज़ सोशल इंटेलिजेंस, जिसे हम सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। सामाजिक बुद्धि ऐसी बुद्धि से तात्पर्य होता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति में ऐसी मानसिक क्षमता होती है जिसके सहारे वो किसी अन्य व्यक्ति को समझ सकता है, अपने समाज की चीज़ों को समझ सकता है, नियमों को समझ सकता है। ये वाली बुद्धि हमें सोशली लोगों से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर हम इन तीनों प्रकार की बुद्धि को देखें तो ये तीनों प्रकार की बुद्धि अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ये तीनों प्रकार की बुद्धि किसी एक व्यक्ति में भी पाई जा सकती हैं या किसी अलग अलग व्यक्ति में भी पाई जा सकती हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल में मैंने इसमें दिया हुआ है, आप पीपीटी की तरफ देखिए। ए बॉय मे नॉट बी एबल टू लर्न मैथमेटिक्स बट मे बी इंजीनियस इन यूजिंग मैकेनिकल टूल्स। एक लड़का गणित सीखने में सक्षम नहीं हो सकता लेकिन यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करने में सरल हो सकता है। ए गर्ल में फाइंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अनइंटरेस्टिंग बट मे हैव द टैलेंट टू मास्टर ए फॉरेन लैंग्वेज। एक लड़की केमिस्ट्री या फिजिक्स को समझने में दिक्कत हो सकती है एक लड़की को, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में उसकी मास्टरी हो सकती है। We do not usually find a student who is very good in one subject and poor in all other subject. हम सामान्य तौर पर ये नहीं कह सकते कि कौन बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है और किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर, इन्हीं प्रकारों के आधार पर हम निम्न प्रकार से बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रकृति को समझ सकते हैं। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की प्रकृति। यहाँ पर 5 तरह की प्रकृति बताई गई है जो कि बुद्धि से, इंटेलिजेंस से संबंधित है। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस इन इनहेरिटेड, बुद्धि आनुवांशिक है।
सेकेंड वन इज़ इंटेलिजेंस इन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है बुद्धि। थर्ड वन इज़ फैक्टर इंटेलिजेंस हेल्प इन एडजस्टमेंट एंड इन्वेंशंस, समायोजन और आविष्कारों में मदद करती है बुद्धि। इंटेलिजेंस हैज़ नो जेंडर डिफरेंसेस, बुद्धिमत्ता का कोई लिंग भेद नहीं होता। और लास्ट वन इज़ इंटेलिजेंस हैड नो रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस, बुद्धिमत्ता का कोई जातीय या सांस्कृतिक अंतर नहीं है। अगर हम पहले को देखें, इंटेलिजेंस इन इनहेरिटेड यानी बुद्धि अनुवांशिक है, यानी अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंस लेवल को रख सकते होंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा रिसर्चेस में पाया गया है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलता है। उसका कारण होता है कि जेनेटिकली, यानी कि कभी उनके फोरफादर्स, उनके पूर्वजों में उस तरह की इंटेलिजेंस रही होगी जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भी वो गुण आ गया है। सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। कभी कभी बच्चे को ऐसा पर्यावरण नहीं मिल पाता कि हम ये कह पाएँ कि हाँ बच्चे की बुद्धि अच्छी है। अगर उसे बहुत अच्छा पर्यावरण नहीं मिला, एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसके थ्रू वो अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, अपनी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को अपने मुताबिक उपयोग कर सके, ऐसा अगर उसे एनवायरनमेंट नहीं मिला तो भी इंटेलिजेंस प्रभावित होती है। हमारी इंटेलिजेंस हमें डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट करने में हेल्प करती है। साथ के साथ अगर कोई नया इन्वेंशन करना हो उसमें भी हमारी इंटेलिजेंस ही हमें हेल्प करती है। आपने देखा होगा जब आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और 4 लोग एक ही प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उन 4 लोगों का एडजस्टमेंट करने का पावर अलग अलग होगा, एडजस्टमेंट करने की टैलेंट अलग अलग होगा। साथ के साथ उस एडजस्टमेंट की बजाय अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो मे बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी उनके मन में विचार आ रहे होंगे वो भी अलग अलग होंगे। उसका कारण होता है उनकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है नो जेंडर डिफरेंसेस, हम ये नहीं कह सकते कि लड़की की बुद्धि ज़्यादा तेज़ होती है या लड़के की कम तेज़ होती है, लड़के की ज़्यादा तेज़ होती है, लड़की की कम तेज़ होती है। यानी इसमें कोई जेंडर डिफरेंसेस नहीं होता। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर लेवल पे कभी भी बुद्धि अच्छी, आईक्यू लेवल अच्छा या कम, वीक नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस हैज़ नो रेशियल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कोई भी जाति या संस्कृति के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो जाति या वो संस्कृति के लोग या उन संस्कृति या जाति के इंडिविजुअल ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और किसी दूसरी जाति या संस्कृति के लोग कम इंटेलिजेंट है। ये भी कोई आधार नहीं होता है। थैंक यू एवरीवन। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप कोशिश करें कि आप उसे अच्छे से समझें और समझने के बाद आप उसे कंसल्टेड बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में भी पढ़ें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।